चलिए भाईजान, बिस्मिल्लाह करते हैं। नया सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू करा है, टैब 7 BIA। पहले ज़रा इस सब्जेक्ट के थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेना। इस सब्जेक्ट के आने से पहले आपके CA फाइनल के अंदर एक सब्जेक्ट मौजूद था जो कहलाता था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे वक्तों में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SFM कहते थे। बाद में आईकैप ने उसका नाम चेंज करके उसको कर दिया बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। शॉर्ट फॉर्म में वो BFD कहलाता है। ठीक है। उसी पेपर का ट्रेलर दिखाने के लिए आईकैप ने कैफ के अंदर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट शामिल कर दिया, BIE के नाम से। ठीक है। ये सब्जेक्ट इन्होंने स्प्रिंग 22 की अटेम्प्ट के अंदर इंक्लूड किया था पहली बार। और जब इंक्लूड किया था तो ये कहलाता था MFA, मैनेजिंग फाइनेंस एंड एनालिसिस। अब उन्होंने उसका नाम बदल के इस अटेम्प्ट से BIE का कर दिया और सिलेबस में भी काफ़ी कुछ चेंज किया है। जब स्प्रिंग 22 में पहली बार इसको इंक्लूड किया था तो इसके अंदर 40 मार्क्स का तकरीबन स्टैट्स का पोर्शन था और कुछ बिजनेस मॉडल्स के चैप्टर थे और कुछ इसका प्रैक्टिकल था। स्टैट्स आता था और बहुत ज़्यादा आता था। तो उस वक्त स्टैट्स का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाया करता था और कुछ पोर्शन हम सर साकिब से पढ़वाया करते थे क्योंकि स्टैट्स के वही टीचर हैं। मिल बांट के हम बच्चों को ये सब्जेक्ट समझाते थे। फिर बाद में आईकैप ने 2024 के अंदर स्टैट्स वाला पोर्शन पहले थोड़ा सा कम किया और फिर बाद में उसको फिलहाल हटाई दिया। बोला सर ये आप डायरेक्ट BFD के अंदर CA फाइनल में पढ़ लेना। और यहाँ पे कुछ थ्योरी बेस्ड चैप्टर उन्होंने और इन्हांस कर दिए, इंक्रीज कर दिए। इस वक्त जो करंट सिलेबस चल रहा है इसको कंप्लीट करवाने के लिए 3 टीचर्स आपके पास इन्वॉल्व है। कुछ पोर्शन मेरे पास है, काफ़ी पोर्शन सर इकबाल साहब के पास है और कुछ पोर्शन मिस साइमन के पास भी है। क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास 30 से 40 मार्क्स की थ्योरी आती है और थ्योरी लिखने के लिए आती है। ऑब्वियसली पहले समझनी पड़ेगी, फिर उसको याद करना पड़ेगा और फिर उसको एग्जाम के अंदर आपको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा थ्योरी को। अब एग्जामिनर कमेंट अगर मैं पढ़ता हूँ तो एग्जामिनर कमेंट में अक्सर एग्जामिनर एक शिकवा करता हुआ नजर आता है कि बच्चे थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और एक 30 से 40 मार्क्स का एरिया जो तकरीबन हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है, बच्चे उसकी तैयारी करके नहीं लाए। अब क्या है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिखने वाले अल्फाज उनको नहीं मिलते क्योंकि याद करने का टाइम नहीं होता। तो ड्राफ्टिंग आप अच्छे से कर सको, इसके लिए अब हमने 2 अटेम्प्ट से मिस साइमा को भी सब्जेक्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग करवाती हैं। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल मामला मिल जाता है कि थ्योरी को किस तरीके से पेपर में हमें प्रोड्यूस करना है। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पासिंग रेशो बहुत हायर है। और लास्ट अटेम्प्ट में इसका जो पासिंग रेशो आया है सितंबर 25 के अंदर, वो आया है 52%। नॉर्मली 50% में कैफ के रिजल्ट्स आते नहीं हैं। ठीक है। एक बार कॉस्टिंग का भी 58% आया था, लेकिन बारह इस बार MFA का जो था हमारा मामला, जो BIE बन गया, वो 52% था। देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आता है। इस बार भी आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने वाले, कोई भी परेशान या रोता हुआ नजर नहीं आएगा। कोई अपनी गलतियों से पेपर को गलत करके आ जाए या कुछ छोड़ के आ जाए तो बात अलग है। ओवरऑल पेपर बड़ा वेल बैलेंस था और इसके अंदर पासिंग मार्क्स आराम से सिक्योर किए जा सकते थे। अब बेटा यहाँ पर एक दो बातें और सुन लेना। मुमकिन है सर इकबाल ने भी आपको समझाया ये बातें। जब ये सब्जेक्ट नया आया था उस वक्त तो आईकैप ने एक रेस्ट्रिक्शन रखी हुई थी कि जब तक आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पास ना कर लो, पढ़ना नहीं, पास ना कर लो, उस वक्त तक आप BIA का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पास करना जरूरी था। बच्चे पूछते थे सर ऐसा आईकैप क्यों कह रहा है? तो जवाब बड़ा सिंपल था। जब मैंने BIA बनाया ना तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो पहले कॉस्टिंग में हुआ करते थे, उसको उठा के वो इस सब्जेक्ट के अंदर लेकर आ गए। जैसे एक चैप्टर है बजटिंग के नाम से, पहले वो कॉस्टिंग में था। एक और चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल,
जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहा जाता है और कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। ये भी पहले कॉस्टिंग में हुआ करता था, उठा के यहाँ पे लेके आ गए। और मज़े की बात क्या है कि बीआईए के अंदर आपके पास काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर कॉस्टिंग की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। माइक ने कहा था कि पहले आप कॉस्टिंग को पास करो, अटेम्प्ट नहीं, पास करो, फिर आप बीआईए में बैठने के लिए एलिजिबल होगे। ये उसी तरह है, पहले उसने कहा था आप FER1 पास करो, पास करोगे तो आप FER2 का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। फिर बाद में जब ये नई स्कीम अभी आई है, उन्होंने उस रेस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है सर। लेकिन अब तो ये भी कर दिया है कि आप ग्रुप का कोई भी पेपर पहले ले सकते हो। आप चाहे ग्रुप बी का पेपर कोई पहले ऑप्ट कर लो, ग्रुप ए का पेपर अभी रोक दो। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो एडवाइस जारी करी है, जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, वो क्या है सर? सिर्फ एडवाइस है, ये कंपलसरी नहीं है। एडवाइस ये दी है, मतलब दोस्तों वाला मशवरा क्या दिया है? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अटेम्प्ट करने से पहले बेहतर होगा FER1 को अटेम्प्ट कर लो, पास नहीं कर लो, अटेम्प्ट कर लो, ताकि वो नॉलेज आपको मिल जाए। दूसरी एडवाइस क्या दी उन्होंने? ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को अटेम्प्ट कर लो। और तीसरी एडवाइस क्या दी है? BIA का पेपर देने से पहले बेहतर होगा आप CMA को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है। इससे होगा क्या? आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जरा अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। और BIA के अंदर वो सारे पास पेपर के क्वेश्चन जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिक्र किया गया है, आप उनकी सवालात को जरा और आसानी के साथ कर पाओगे। रो पीट के कर तो वैसे भी लोगे, जब टीचर के साथ पढ़ोगे टीचर समझा ही देगा आपको। लेकिन अगर पढ़ा हुआ होगा बैकग्राउंड, उधर टीचर का काम भी आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और कोई वजह नहीं है। ठीक है सर। महाराज चलो, अब इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने भी बेटा एक एरिया आपके साथ डिस्कस करना है। उस एक एरिया को रखने का मकसद सिर्फ एक है बेटा। ज़्यादा एरिया भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। और TSL अपने पता ही है, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट भी हैं जिसके अंदर काफ़ी बड़ा कोर्स मेरे पास है। कॉस्टिंग पूरा मुझे पढ़ाना होता है। ठीक है सर। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक बड़ा पोर्शन मेरे पास है। FER1 का एक बड़ा पोर्शन मेरे पास है। उसी में क्या टाइम तकरीबन पूरा हो जाता है। और फिर जो चैप्टर मैंने BIE में भी रखा हुआ है बजटिंग का, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। और इसका भी मामला सही तरह करवाते करवाते 2 ढाई महीने लग जाते हैं। ठीक है सर। इतनी प्रैक्टिस इसकी करवानी पड़ती है, फिर कहीं जाकर ये टॉपिक आपकी गिरफ्त में आता है। बजटिंग हमेशा से कॉस्टिंग में रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक मेन काम ये भी होता है कि वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए वो फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बजट्स बनाता है। लिहाजा बजटिंग हमेशा से रहा है और तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बजटिंग का सवाल इन्होंने नहीं डाला है, पहली बार हुआ है। हर बार इसका सवाल आ रहा था, 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और पुराने वक्तों में तो इसका जब कॉस्टिंग में था, 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके आया करते थे। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में इन्होंने फेंके हुए प्रैक्टिस के लिए। कभी नॉर्मल सवाल देता है, कभी दिमाग को घुमा देता है, और September 25 जैसे सवाल देता है, जिसके अंदर इन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी का डेटा दे दिया। बोला कि सर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं और लोग उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जिसके ज़रिए कुछ लोग क्रेडिट कार्ड पे परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग कैश पे परचेज कर रहे हैं। और घुमा फिरा के डेटा दे दिया, और वो सवाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो सवाल सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तो वो जिसको सवाल का आंसर पता हो, अच्छा, और दूसरा वो जिसने 2012 का एक सवाल किया हुआ हो क्वीन जूल के नाम से। क्योंकि यही सेम सवाल 2012 में पहले भी आ चुका है। ठीक है सर। होशियारी के करीब से बहुत बड़ी एग्जामिनर ने, वो सवाल पहले स्टडी टेक्स्ट में था, कहीं सॉल्व करवाया जाता था, मुश्किल था उस वक्त भी, कहीं सॉल्व नहीं करवाते थे। ठीक है। नई बुक के अंदर वो सवाल बुक से हटाया उन्होंने। जैसे ही उसने हटाया, तो उसको क्या लगा, अब पता नहीं इतना पुराना सवाल कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। उसने उसको सिर्फ फिगर बदली और कुछ जगहों पे डेज बदले। पहले था 5 दिन, अब कर दिया 7 दिन, और करके नया सवाल बना के पेपर में डाल दिया। जिसने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया हुआ था, बहुत आराम से उसने क्वेश्चन को टैकल कर लिया। बाकी अभी तक सोच रहा हूँ उस क्वेश्चन में हुआ क्या था। ठीक है सर। था थोड़ा सा टफ सवाल था। इस अटेम्प्ट में उसने भरपूर ख्याल रखा। बोला एवरेज कर देता हूँ,
क्योंकि सितंबर में बहुत टफ पूछ चुका हूँ, इस बार पूछता ही नहीं। तो एवरेज करोगे तो फिर वो एक नॉर्मल एवरेज निकल आएगा आपका 12 बेटा। अब इसका मतलब ये हो गया, इंशाल्लाह आपके अटेम्प्ट में तो सवाल आएगा ही आएगा। आना भी चाहिए। देखो गुस्सा कब आता है, इतना कुछ पढ़ के जाओ एक टॉपिक के ऊपर, 2 ढाई महीने मेहनत करके जाओ और फिर कुछ भी ना आए। अब ऐसा भी नहीं है सब आए हम ना कर पाए, ऐसा नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना भी मुश्किल आ जाए बच्चा उसको अटेम्प्ट तो करेगा ना कुछ तो करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ पास करने के लिए हमें सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, बाकी मार्क्स तो वैसे ही जाया करने के लिए होते हैं। तो अगर आप आधा सवाल भी कर लो, चंद फिगर्स को भी सही तरह कैलकुलेट कर लो, जब भी आपका गुजारा अच्छे से हो जाता है। जी जी। जी जी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसी सवाल का पासिंग रेशो कम है, कोई मसला नहीं है दोस्त। देखें, आप पॉजिटिव साइड देखा करो हर चीज की। दुआ करो या अल्लाह 2% में मैं हूँ, बस आपके लिए 100% है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये बच्चे वो बैठे हुए जो कॉस्टिंग पढ़ के बैठे हुए, ठीक है। हम पास पेपर का एक सवाल कर रहे थे टूर इंडस्ट्रीज के नाम से, डिसीजन मेकिंग का। उस अटेम्प्ट का पासिंग रेशियो 3% था। जब हम क्लास में करने बैठे, खाली एक जगह पे थोड़ी सी लॉजिक थी, बाकी सवाल स्ट्रेट था। हार्डली हमने आधे घंटे में सवाल सॉल्व कर लिया था, आधे पौने घंटे के अंदर। तो वही कह रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि पेपर के माहौल में हर आसान चीज को आप कर पाओ, कभी कभी मुश्किल लगती है। एग्जाम प्रेशर बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है सर। देखिए मैं तो मुश्किल अटेम्प्ट एक ही को बोलता हूँ जो कभी आती नहीं है। वो क्या होती है? मुश्किल अटेम्प्ट वो होती है जिसमें कोई एक भी बच्चा पास ना हो पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम किसी कॉलेज की बात नहीं करते, पाकिस्तान में कोई एक भी पास ना हो। जिस अटेम्प्ट में कोई एक बच्चा भी पास नहीं होगा, समझ जाना वो मुश्किल अटेम्प्ट थी, इतनी मुश्किल कोई भी पास नहीं हुआ। लेकिन ऐसी अटेम्प्ट नहीं होती। अगर कोई एक बच्चा भी पूरे पाकिस्तान में पास कर रहा है, इट मीन वो पेपर पढ़ के वो पास कर रहा है, बाकी बच्चे भी कर सकते थे। तो 1% हो, 2% हो या 25% हो, जितने परसेंट हो, दुआ एक मांगनी चाहिए, या अल्लाह ज्यादा परसेंटेज में भी हमारा नाम हो, और अगर पासिंग वाले कम है उसमें भी कम से कम हमारा नाम होना चाहिए। आपका नाम होगा वो आपके लिए भी 100% है। चलिए बेटा, टाइम जाए किए बगैर शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बजटिंग का। जो बच्चे अभी कॉस्टिंग पढ़ के बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा बजटिंग का एरिया मैंने एडवांस में कॉस्टिंग में पढ़ा दिया था, ये कहकर कि बेटा कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पे ये नॉलेज आपके काम आ सकती है कॉस्टिंग के अंदर। और कहा था कि अगर आपके टाइम में बजटिंग की नॉलेज काम आ जाए तो दुआ में याद रखना, और अगर ये नॉलेज काम ना आए तो आगे तो आपको इसको करना ही करना है। तो वहाँ के लिए आप पहले से अभी पढ़ लो, ठीक है। तो पहले इनसे ऐसे पूछता हूँ, क्या होती है बजटिंग, क्यों बनाए जाते हैं बजट्स? जी बस। ठीक है बेटा, चलें फोरकास्टिंग बात मान लेते हैं आपकी। देखिए जिस पर हम बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो उस वक्त एक पॉइंट समझाते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उनमें एक डिफरेंस हम ये भी डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट ट्रांजैक्शन के साथ डील करना सिखाती है। पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हो गई, अब आप उसको रिकॉर्ड कर लो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ पास्ट ट्रांजैक्शन के साथ डील करना सिखाती है, बल्कि हमें ये फ्यूचर की प्लानिंग करना, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना भी सिखाती है। एग्जांपल लेते हैं, सेल हो गई, और भाई हो गई ना, बना लो उसकी एंट्री, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। परचेज हो गई, बना लो उसकी एंट्री। ईयर एंड हो गया, भाई ईयर एंड हो गया, हिसाब किताब समेट लो। ईयर एंड हो गया, गुजर जाने वाले साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, गुजर जाने वाले साल की बैलेंस शीट बना लो, गुजर जाने वाले साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, और क्या करोगे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक काम ये भी होता है कि इसके अंदर हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप फ्यूचर के लिए बजट्स बनाओ। बजट कभी भी पास के नहीं होते, बजट कहाँ के लिए बनते हैं? फ्यूचर के लिए बनते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट बना के चलती है ताकि वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। चले सिंपल सी एग्जांपल समझाने के लिए, मान ले किसी घर में
रहने वालों की लिमिटेड इनकम है, वो आप क्या बोलेंगे? यार लिमिटेड इनकम है, फॉर एग्जांपल एक महीने में हम लोग 1 लाख रुपए घर में लेकर आते हैं कमा के। अब 1 लाख में अपने सारे खर्चे हमने पूरे करने हैं। अगर हम आउट ऑफ बजट चलेंगे तो क्या होगा? कभी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कभी बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं होंगे खुदा ना खास्ता, कभी पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे। क्या करते हैं? बैठकर प्लानिंग करते हैं कि 1 लाख रुपए को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए। ठीक है, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। आपने कहा देखो, बच्चों की फीस भरने में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कहा भाई बच्चों की फीस 20,000 रुपए जाती है, आपने लाख में से 20,000 रुपए फीस के लिए रख दिए कि भाई ये हमारी बजटेड कॉस्ट है, फीस के लिए इसको अलग कर दो। अब जो पैसे बचे, आपने कहा यार इसके लिए बच्चों की स्कूल वैन की फीस जाती है, उस पर भी हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने 10,000 रुपए वैन के लिए अलग कर दिए। आपने कहा घर का बिजली का बिल आता है, बहुत कंट्रोल कर लो, कम से कम 15,000 तक का तो आएगा। आपने 15,000 उसके लिए बजट में रख लिए। आपने कहा घर के अंदर ग्रोसरी डलेगी, ठीक है, ग्रोसरी डालने के लिए आपने 40,000 रुपये अलग कर लिए। इस तरह आप सबके लिए सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। मान लो आपने टोटल करा, वो बने 1,05,000 रुपये। अब आपने क्या बोला? भाईजान 1 लाख रुपए आने वाले हैं, 1,05,000 रुपये खर्च करने वाले हैं, ये तो खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। या तो कहीं से उधार लेकर आओ, उधार लाएंगे तो पे ऑफ कहाँ से करेंगे? उसके लिए कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। या फिर आप अपनी इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब आपने कहा चलो यार, हम बजट बना रहे थे कि आने वाले हर महीने में 1 लाख में गुजारा कैसे करें, लेकिन क्या है, कम से कम 1,05,000 चाहिए। चलो अपने बजट को रिव्यू करते हैं, कहाँ कहाँ हम कट डाउन कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। आपने ग्रोसरी को देखा, उसमें जो अननेसेसरी आइटम थोड़ा बहुत आपको लगा, या तो आपने उसको बिल्कुल लिस्ट से काट दिया, या आपने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। आपने कहा ग्रोसरी में सोचा था यार खाने पीने के लिए वीक में 3 बार गोश्त खाएंगे, हमने कहा चलो अब एक बार गोश्त के पैसे कम कर देते हैं, कुछ और सस्ती चीज खा लेंगे, कुछ कुशन वहां से आपने निकाल लिया। हमने कहा यार सोचा था घर में महीने में कम से कम एक बार फैमिली को बाहर खाना नहीं खिलाएं, कम से कम घुमाने के लिए ले जाएंगे। आपने कहा चलो भाई उसको भी कट डाउन कर देते हैं। अब हो क्या रहा है? आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो कि मैं लिमिटेड इनकम के अंदर अपना घर किस तरीके से चलाऊंगा, तो इसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए क्या बना रहे हो? प्लानिंग कर रहा हो। जो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, मतलब आपकी क्या बन गई? बजट बन गए। और ये प्लानिंग आप पास के लिए नहीं कर रहे, ये प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। देखिए, एक जुमला कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं होता। वो क्या कहते हैं? ओ भाई जो होगा देखा जाएगा। कहना अच्छा लगता है, भाई आप में इतनी हिम्मत है, इतनी बहादुरी है, जो होगा देखा जाएगा। प्रोफेशनल लोग क्या बोलते हैं? ओ भाई जो देखा जाएगा ना, उसको पहले से फोरकास्ट करो। वो जो देखा जाएगा वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उसको पहले से सोचो। अगर वो बुरा होने वाला है तो कंपनी बुरा क्यों होने देगी? उस बुरे को होने से रोको। प्लानिंग करो, ऐसे बजट बनाओ कि वो बुरा हमारे लिए हो ही नहीं, और अगर होना मजबूरी हो तो उसके इफेक्ट क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो, कम से कम हो जाए। अब बजट बनाने का जो मामला पेपर में आता है वो बड़ा सीधा सीधा आता है। कोई एक सवाल मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि आप बजट बना के दिखाओ। कोई भी बजट आपसे मांग लेता है एग्जामिनर के। इस बीआईए के अंदर मोस्ट फेवरेट दो बजट है। या तो वो आपसे मांगता है कैश का बजट, या वो आपसे मांगता है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कई बार बनाया, लेकिन वो बनाया पास्ट का। उसके लिए आपको आदत क्या पड़ी हुई है? आपको मिलता है एक ट्रायल बैलेंस, उस ट्रायल बैलेंस से चीजें उठा लेते हैं आप, प्लस माइनस करके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सवालात में कोई ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। इस सवालात में फोरकास्टिंग मिलती है, कंपनी को ऐसा लगता है। अब जो लगता है वो कुछ पॉइंट्स की शक्ल में आपको दे देते हैं। अब उसमें रहते हुए आप प्लानिंग करो, इस लगने के अंदर कितनी सेल होने वाली है, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल होने वाली है, कितने और हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, और अगर सब कुछ वही हुआ जो कंपनी सोच रही है तो फिर हमारे पास कितनी कॉस्ट लगने वाली है। आपकी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है बजटिंग का, उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि मेरा भाई ये बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और उसमें कुछ की वर्ड हैं जो आपको समझाए गए हैं। यहाँ पहले हम उन प्रोसेस को समझते हैं और थोड़ा की वर्ड के ऊपर बात करते हैं।
ये जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये तो बैठकर हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग करती रहती हैं। अब क्योंकि ये फ्यूचर की प्लानिंग करती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके पास तो आजकल हमने देखा है कि पूरा बजटिंग डिपार्टमेंट मौजूद होता है, जहाँ पे क्वालिफाइड लोग मौजूद होते हैं और वो बैठकर हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन जहां पर हर वक्त बजट नहीं बनते, हर वक्त फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं करते, वहां पे किसी डिपार्टमेंट को बनाना और उसको हर वक्त लेके चलना, बिला वजह में कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो क्या बोलते हैं यार कि जब बजट बनाने का वक्त आएगा, उस वक्त हम कुछ समझदार लोगों को मिला के बिठा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप आने वाले साल के लिए बजट हमें बना के दिखा दो। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब ने टैक्स पढ़ा हुआ है। क्या होता है सर? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल अपना एक बजट बनाती है। नॉर्मली वो अप्रैल मई के महीने में बनता है, जून में पार्लियामेंट में पेश हो जाता है, लड़ झगड़ के 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाता है, जिसको आप फाइनेंस बिल भी कहते हो। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बजट होता है अगले 1 साल के लिए। तो उस वक्त कोई बजट कमेटी बना दी जाती है, वो लोग मिल बांट के आने वाले पीरियड का बजट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि बजट आप कितने पीरियड का बनाना चाह रहे हो। पहले तो पीरियड को डिफाइन करो। बजट एक दिन का भी बन सकता है, बजट 1 साल का भी बन सकता है, बजट 1 महीने का भी बन सकता है, 1 क्वार्टर का भी बन सकता है, और बजट कई कई सालों का भी बन सकता है। ठीक है सर? फॉर एग्जाम्पल, टीएसए का टाइम टेबल। टीएसए वाले ये भी कर सकते हैं, आपको हर अगले दिन का टाइम टेबल रोज बताएं। कल का टाइम टेबल आज बता दिया, परसों का कल बता दिया। एक दिन का टाइम टेबल फ्यूचर का बजट, वो ये भी कर सकते हैं, एक वीक का टाइम टेबल बना के आपको दे दें, भाई इस वीक इस शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस होंगी। ये भी कर सकते हैं, एक महीने का टाइम टेबल बनाकर दे दिया। और ये भी कर सकते हैं, पूरे सेशन के लिए आपको कोई टाइम टेबल बनाकर दे दिया और क्या कह दिया, अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो आपको टाइम टू टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, अदरवाइज यही टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो होता चला जाएगा। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, या तो बजट आपसे एक एक महीने के बनवाता है, मोस्ट कॉमनली महीनों के हिसाब से आते हैं, या आपसे 1 क्वार्टर का बजट बनवाता है, या कभी कभी आपसे पूरे 1 साल का बजट बनवाता है। बजट 1 साल से ज्यादा के भी बन सकते हैं, लेकिन जैसे ये सवाल 1 साल से ज्यादा वाले बजट पे जाएगा, वहीं पर मेरा चैप्टर रुक जाएगा और वहां से फिर सर इकबाल का एक और चैप्टर शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं और कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। वहां पर वो आपको सिखाएंगे ये जो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं, कई कई सालों के बजट, उनकी फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। और उसको आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से शामिल किया हुआ है, जहां पर 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आना ही आना है। ठीक है सर? इसके 4 मेथड आपने पढ़ने हैं, जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, 2 मेथड को क्यूटी के अंदर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का बजट उस वक्त बनाया जाता है कि जब हम किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो हर इन्वेस्टर ये बोलता है कि भाई जरा एग्जामिन तो करो कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। कैसे फैसला करोगे? इसके 4 मेथड सिलेबस में डालें। एक कहलाता है ARR मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कहा यह जाता है वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होता है जिसका रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट परसेंटेज अच्छी हो। एक और मेथड सिलेबस में डाला, पे बैक पीरियड। वो हमें यह बताता है कि वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होता है जो आपका लगा हुआ पैसा कम से कम टाइम में पे बैक कर दे, पे बैक कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। मैं पैसा प्रोजेक्ट ए में भी लगा सकता हूँ, प्रोजेक्ट बी में भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी एक को चूज करना है। इतना पैसा नहीं है दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं। प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां लगा हुआ पैसा 5 सालों में वापस आ जाएगा। और अगर मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां लगा हुआ पैसा 3 साल में पे बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है? बी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। फिर एक और मेथड जो आपने पढ़ा हुआ है क्यूटी के अंदर, एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, पूरे प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कहा यह जाता है हर वो प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी पॉजिटिव हो, हाइयर पॉजिटिव हो, उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चौथा मेथड वो भी आपने पढ़ा हुआ है, आईआरआर मेथड,
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आप अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट कर लो। जिस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट होने के बाद ज्यादा बेहतर हो, उस प्रोजेक्ट को हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो जहां 1 साल से ज्यादा लंबे बजट बनेंगे, फिर वो एरिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में चला जाएगा। मेरे सवाल जो आते हैं इस टॉपिक के, वो ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक के होते हैं। फिर बेटा बजट बनाने के लिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना दी जाती हैं बजट कमिटीज। ये वहां बनाई जाती है जहां पे कोई प्रॉपर बजटिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बजट बनाने का टाइम आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, हमारा साल खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग का साल खत्म हो रहा है, हम आने वाले ईयर के लिए कुछ बजट बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सीनियर मैनेजर या कह लो समझदार लोगों की टीम बना दी, उनकी एक कमेटी बना दी, और क्या बोला कि भाई आप बैठकर इस अगले पीरियड के लिए बजट बनाओ। ठीक है सर, मिसाल दे रहा हूँ, आई कैप का नया सिलेबस बना, कमेटी बनी हुई है। क्या है सर? एडकॉम, एजुकेशन एंड टेक्निकल कमेटी। वो बैठकर आपके लिए सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं। एजुकेशन कमेटी है। इसी तरीके से हम भी आने वाले पीरियड के लिए कोई कमेटी बना देते हैं, उनके आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप बजट बनाएं। ठीक है सर। जब ये कमेटी काम करने बैठती है तो ये बोलते हैं सर आप बजट से चाहते क्या हो। ठीक है। उसकी हमें पूरी इन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो वो बजट से क्या हासिल करना चाहते हैं, इन सारी बातों को, अपने ऑब्जेक्टिव को वो एक जगह पे लिख लेते हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर, और उस डॉक्यूमेंट को हम नाम दे देते हैं बजट मैनुअल। बजट के मैनुअल बनते हैं। बजट मैनुअल कुछ भी नहीं है बेटा, जस्ट लाइक रिटन इंस्ट्रक्शंस। ये वही चीज़ है। मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन खरीदी। वॉशिंग मशीन के साथ आपको उसका एक यूजर मैनुअल मिला। अब होगा क्या, वॉशिंग मशीन आप वैसे भी चला लोगे, लेकिन क्या है, अगर वो मैनुअल पढ़ लोगे तो आपको उसके बहुत सारे फंक्शन और समझ में आ जाएंगे। आप उस मशीन को और बेहतर तौर पे ऑपरेट कर सकोगे। आपने कोई 0 मीटर गाड़ी खरीदी, उसके साथ आपको मिलता है ऑपरेटिंग मैनुअल। उस गाड़ी के फीचर, सारे कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। ठीक है सर। मैनुअल पढ़ लोगे, गाड़ी चलाना आपको पहले भी आती है, लेकिन क्या है, उस वाली गाड़ी का मैनुअल पढ़ लोगे तो उस वाली गाड़ी के पार्ट्स आप अच्छे तौर पे समझ पाओगे, उसको और बेहतर तौर पे आप ऑपरेट कर पाओगे। जब ये लोग काम करते हैं बजट के ऊपर, तो कहा जाता है कि यार बजट बनाने की कुछ थ्योरीज होती हैं। इन्हें बजट स्टाइल भी कहा जाता है, या इन्हें थ्योरीज भी कहा जाता है। और दो थ्योरीज हैं जिसका आपकी बुक में जिक्र किया गया है। नंबर वन, या तो बजट बनाने के लिए आप इम्पोस्ट थ्योरी का इस्तेमाल करो, या फिर आप पार्टिसिपेटिव थ्योरी का इस्तेमाल करो। सर ये दोनों क्या है? इम्पोज थ्योरी एक ऐसी थ्योरी को कहते हैं जिसके अंदर हम बजट बनाने के लिए, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है या बजट कमेटी होती है, वो अपने तौर पे बजट बनाने के बाद इम्पोज कर देते हैं। ठीक है सर। चाहे वो बजट आपकी समझ में आए ना आए, चाहे आप उस बजट से एग्री करो डिसएग्री करो, हमने एक बजट बना दिया है, इम्पोज कर दिया है, रो के हंस के आपको उसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, टीएसए का कल का टाइम टेबल बनाया, आपको कोई पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं मिला, बस एक टाइम टेबल बनाया, आपको अनाउंस कर दिया, इम्पोज कर दिया। अब वो टाइम टेबल आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपने उसके हिसाब से क्लासेस को लेना है। फिजिकल लो, ऑनलाइन लो, रिकॉर्डिंग लो, कुछ भी करो, आपने उसको इम्पोज करके फॉलो करना है। लेकिन बाज लोग कहते हैं यार इम्पोज थ्योरी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इम्पोज करने में बहुत ज़्यादा बजट टू चैलेंजिंग बन जाते हैं। अब जिन लोगों ने इन बजट के टारगेट को अचीव करना है, उन्हें भी तो बजट बनाते वक्त पार्टिसिपेशन का मौका दो। एक ऐसा बजट जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिव बजट। इसके अपने डिसएडवांटेज है। जब पार्टिसिपेटिव बजट बनाने के लिए जाते हैं तो फिर मैनेजर्स बजट में डलवा देते हैं बजट स्लैक।
सर ये क्या होते हैं? बजट सिलेक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सम टाइम मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस को कम करके बताते हैं उसके मुकाबले में जो एक्चुअली वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो अपनी एहतियात, अपना सिलेक्ट रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना पहले रफली। फॉर एग्जाम्पल, टीएसए की मैनेजमेंट के कोई साहब आपके पास आज इस वक्त कमरे में आए, ये कह रहे हैं मैं कल के लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ। अब क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल है, चलो आपको पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। बताओ क्या चाहते हो, कल का टाइम टेबल कैसा बने? आप में से किसी ने बोला भाईजान सुबह सुबह नहीं बुलाना यार, नींद पूरी करने दो। ठीक है, कोई ये चाहता है। किसी ने बोला भाईजान और काम भी होते हैं, सुबह सुबह बुला के दोपहर में फारिग करो ताकि बाकी अपने काम निपटा सके। वो ये चाहता है। किसी ने बोला और भाई आज बुला तो लिया, कल तो ऑफ दे दो। चलो भाई, किसी ने ये बोल दिया। अब यहां पर अगर मैं तीनों की बात पूरी करने पर आ जाऊं, बताओ टाइम टेबल कैसे बनेगा? आ रही बात समझ में? अगर हर किसी को पार्टिसिपेशन का मौका दोगे तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बजट बनवा देगा। हाँ, अगर ये सब फेयर है, ठीक है सर, और ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए चल रहे हैं, फिर ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? भाई देखो कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है इस बार, जल्दी बुलाओ देर से बुलाओ, बस बुला लो, ऑफ मत कर देना। ठीक है, अब बुलाए रहो, पॉजिटिव बात, बुलाए रहे हो तो देर तक पढ़वा लेना ताकि कोर्स हमारा और बेहतर वक्त पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या है, इतना पॉजिटिव बोलोगे आप लोग? कभी भी नहीं बोलोगे। शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। ठीक है सर, हाँ जब सर पे पड़ जाएगी फिर बिल्कुल बोलते हैं हर लोग। इसी तरीके से जब हम अपने बजट को बनाने बैठते हैं और मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करने का खुल के मौका देते हैं, वो अपना सिलेक्ट डलवाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें हम सब मैनेजर्स हैं, बैठ के बजट बना रहे हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं। सबसे पहले सबने बोला भाईजान सेल्स मैनेजर तुम बताओ, आने वाले साल के बजट बन रहे हैं, आने वाले एक साल में हम लोग अंदाजन कितनी चीजें बेच पाएंगे? तो ये जितनी चीजें हम बेच पाएंगे एनुअल डिमांड, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करें, उसके हिसाब से चीजों को बनाएं। मान लो वो मैनेजर मैं हूं, मैं पढ़ा लिखा मैनेजर हूं, मैंने पूरा मार्केट में सर्वे किया हुआ है। मेरी मार्केट स्टडी ये कहती है कि जो प्रोडक्ट हम बनाकर बेचते हैं एक साल के अंदर, आने वाले एक साल के अंदर हम आराम से 10 लाख यूनिट बनाकर बेच सकते हैं। अब 10 लाख यूनिट की मार्केट सामने नजर आ रही है। अगर मुझे 10 लाख चीजें बेचने के लिए दी जाए, मैं आराम से बेच सकता हूं, ऐसी मेरी मार्केट रिसर्च कहती है। लेकिन पता है मुझे अंदर से खौफ आ रहा है, डर आ रहा है। अगर किसी वजह से हम 10 लाख यूनिट नहीं बेच पाए तो हम फंस जाएंगे। ये अभी मैं 10 लाख बोलूंगा, ये बजट में लिख देंगे बजटेड सेल 10 लाख यूनिट्स। मान लो एक साल गुजरा और खुदा ना खास्ता हम सिर्फ 8 लाख बेच पाए। ये पता है हमारी परफॉर्मेंस क्या, कैसे नापेंगे? इस डिपार्टमेंट को बेचने थे 10 लाख, एक्चुअल बेचे 8 लाख, 2 लाख यूनिट कम बिके। हम सेल्स के लोग हैं, जब यूनिट कम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट गिरेगा, ये हमारी प्रमोशन रोक देंगे, ये हमारे बोनस रोक देंगे, इंक्रीमेंट रोक देंगे। अब डर लग रहा था। मैंने कहा यार वैसे तो एक साल में 10 लाख बिक सकते हैं, थोड़ी सी अपनी एहतियात रख लेता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्ट रख लेता हूँ। मैंने कहा आने वाले एक साल में हम लोग 9 लाख यूनिट बेच पाएंगे। 1 लाख यूनिट मैंने कम बताया। पढ़ा लिखा मैनेजर था, प्रोफेशनल था। मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जिससे ये साबित होता है कि आने वाले पीरियड में हम 9 लाख से ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। सबने मेरी बात पे एतबार कर लिया, बजट से 9 लाख की नोट कर ली। अब बेचने के लिए चीजें चाहिए और बनाते हैं प्रोडक्शन वाले। अब हमने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला सर जी ये 9 लाख चीजें मांग रहा है बेचने के लिए, बना लोगे? अब प्रोडक्शन मैनेजर अपने ख्यालों में था। उसने क्या बोला, आने वाले एक साल में जितनी मशीनें अवेलेबल हैं इनके ऊपर 9 लाख बन सकते हैं। जितनी लेबर नॉर्मली मेरे पास अवेलेबल है उसमें 9 लाख चीजें बन सकती हैं। इन 9 लाख यूनिट को बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए नॉर्मली मुझे मिल जाएगा। तो वो भी डर रहा है। क्या डर रहा है? लेबर छुट्टी कर गई तो प्रोडक्शन लॉस्ट, कहाँ से बनाऊंगा? मशीनें चलते चलते बंद हो गई तो प्रोडक्शन लॉस्ट, कहाँ से बनाऊंगा? मिसाल दे रहा हूं, जंग के हालात चल रहे हैं, मटेरियल मार्केट में शॉर्ट हो गया तो चीजें कहाँ से बनाऊंगा? उसने अपनी एहतियात डाली, अपना सिलेक्ट डाला।
उसने अपनी रिपोर्ट बना के दिखाई कि भाई जितना मटेरियल अवेलेबल होगा एक साल में, जितनी लेबर के घंटे अवेलेबल है, जितने ओवरहेड अवेलेबल हैं, इसमें रहते हुए मैं शायद 8 लाख से ज्यादा बना नहीं पाऊं। आप समझने की कोशिश करो, जो 10 लाख बेच सकता है वो बजट में 9 लाख डलवा रहा है, जो 9 लाख बना सकता है बजट में वो 8 लाख डलवा रहा है। अगर इस तरीके से सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव के तहत अपना सिलेक्ट डालेंगे, अपनी अपनी एहतियात डालेंगे, बजट तो बन जाएगा, लेकिन वो एक रियलिस्टिक बजट नहीं होगा, और उसके जरिए हम जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे थे वो हमारे अचीव भी नहीं होंगे। तो बाज लोग कहते हैं यार पार्टिसिपेशन का मौका मत दो, इम्पोज थ्योरी ज्यादा बेहतर है, लेकिन बार हम किसी को फेवर नहीं कर रहे। थ्योरी एग्जिस्ट करती है, बुक में दोनों का जिक्र है। सवाल जहन में आता है, आखिर लोग बजट बनाते वक्त सिलेक्ट क्यों डलवा देते हैं? तो आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ऐसी डिस्कशन लिखा हुआ है कि सर पहला रीजन तो ये होता है बजट सिलेक्ट डलवाने का, बिकॉज मैनेजर वांट्स इजी टारगेट्स। देखिए, चैलेंजिंग टारगेट हर किसी को पसंद नहीं होता। मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने बारे में बोलता हूं। अगर किसी दिन मैं 10-12 घंटे से कम पढ़ा हूं, मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन कोई और टीचर को बोलो 12 घंटे पढ़ाना है, उसको सुन के ही शायद तबीयत खराब हो जाए। अब क्या है, कोई 12 घंटे से कम पढ़ा रहा है तो तबीयत खराब हो रही है, कोई 12 घंटे का सुन रहा है तो तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हर किसी का अपना एक मिजाज है, हर किसी की अपनी एक कैपेबिलिटी है। इसी तरीके से बास लोग क्या बोलते हैं, मुझसे टेंशन वाली बातें मत किया करो। ठीक है, बात क्या बोलते हैं, ओ भाई टेंशन दिया करो। ठीक है सर, टेंशन में तो सीखने का मौका मिलता है। हाँ, हर किसी की अपनी फिलोसफी है। अब कोई क्या मैनेजर बोल रहा है, भाईजान मुझे कोई चैलेंजिंग टारगेट नहीं चाहिए, इतना चैलेंजिंग टारगेट मैं तो दिन रात उसके बारे में सोचता ही रहूंगा, फिर वो अपने इजी टारगेट डलवा देते हैं बजट के अंदर। दूसरा रीजन, सर जी सम टाइम लोग अपना स्लैक इसलिए भी डलवा देते हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न बोनस। वो अपना बोनस अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट, हमने सेल्स डिपार्टमेंट को अपने एग्जांपल में बोला, देखो भाई बजट में आपके लिए हमने 9 लाख यूनिट रखे हुए हैं। अगर आप 9 लाख से ज्यादा बेचने में कामयाब हो गए, आप लोगों को बोनस मिलेगा। आप दिल दिल में क्या आ रहा है, बोनस तैयार रखो। क्यों तैयार रखो? क्योंकि एक्चुअल में कितने बेच सकता हूं मैं, 10 लाख बेच सकता हूं, 9 लाख तो मैंने डलवाए। मान लो मैंने 9,20,000 बेच दिए, वो क्या बोल रहे हैं, ओहो आपने तो 20,000 ऊपर बेच दिए, लो भाई इस पूरे डिपार्टमेंट को बोनस दो। हकीकत क्या है, मैं 80,000 कम बेच रहा हूं। मेरे डिपार्टमेंट के अंदर 10 लाख बेचने की कैपेबिलिटी थी, जबकि सिर्फ बेचे कितने, 9-20, हमने तो 80,000 कम बेचे। हमें तो उल्टा डांट पड़नी चाहिए थी। ये क्या था, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा। इसी तरह तीसरा रीजन, सम टाइम मैनेजर स्लैक इसलिए भी डलवा देते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू प्ले विद द सिस्टम। वो सिस्टम के साथ खेलना चाहते हैं। क्यों खेलना चाहते हैं? बस मजा आता है। बात गलत नहीं कर रहा हूं, बात औकात सम टाइम सिस्टम के साथ खेलो, मजा सा आता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में गए नॉर्मल तरीके से, जाके देखा विंडो पर 20-25 लोगों की लाइन लगी हुई है। आपने वहां मालूमात करी कि भाई कितनी देर में नॉर्मली लाइसेंस बन जाता है। आपने कहा सर अगर कोई रुकावट बीच में ना आए कानूनी, तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं एक आदमी का लाइसेंस प्रोसेस होने में। आपने वही दिमाग घूम गया, आपने कहा भाई 20 लोग खड़े हुए हैं, 3-3 घंटे एक पे लगेंगे, मेरा नंबर या तो आज आएगा ही नहीं, और आ गया तो फिर लाइसेंस आज तो नहीं बनेगा मेरा। आपने ऐसे ही बोला मैं तो लाइसेंस लेके जाऊंगा। आपने वहीं से किसी जानने वाले को फोन किया, मान लो कोई बड़ा आदमी था, उसने कहा वहीं रुको अभी किसी को फोन करता हूँ। उसने किसी को फोन घुमाया, वो आया आपको लेके अंदर चला गया। वहां पे उसने आपका लाइसेंस बगैर किसी लाइन के बनवा दिया, और बहुत जल्दी बनवा दिया। ठीक है, अब किसी ने पूछा तुम्हें लाइन में लगते हुए क्या शर्म आ रही थी? अब इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब, यार मेरे पास टाइम नहीं था, क्या करता मैं, लिहाजा मैंने गलत तरीके से लाइसेंस जल्दी बनवा लिया। ठीक है, वो ये भी कह सकता है मैं लाइन में लगूंगा, मैं लाइन में लगूंगा, ऐसे बुरे दिन नहीं है मेरे। ठीक है सर, तो ये जो लगे हुए हैं वो उनकी मर्जी है, भाई मुझे अच्छा लगता है बगैर लाइन के मेरा काम हो जाए। बस यही मसला होता है, सम टाइम सिस्टम को चैलेंज करने में मजा आता है, और जब सिस्टम को चैलेंज करने में मजा आता है तो उस वक्त भी लोग क्या कर लेते हैं, स्लैग डलवा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए बेकार सी एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल का
प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे समझने की कोशिश करना। अभी ये आज की मेरी आखिरी क्लास है, थोड़ी देर में मेरी क्लासें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मान लो, एज्यूम करो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है और मुझे फिलहाल कोई काम भी ऐसा खास नहीं है कि मैं क्यों जल्दबाजी में घर जाऊं या अपने कोई काम करूं। मैंने इनको बोला, भाईजान मैं 9 9 बजे तक, 10 10 बजे तक पढ़ा सकता हूं, अगर मुझे 6 6 बजे फारिग करोगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। मान लो मैं पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे, बस मुझे पढ़ाने का शौक है, मेरा शौक ही पूरा नहीं हो रहा। ठीक है सर। उन्होंने बोला, सर माजिद, सर 6 बजे के बाद क्या पढ़वाएं सर, बस करो, आप भी बस करो यार, बच्चों को भी रेस्ट करने दो, आप भी रेस्ट करो, कि मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कम से कम 8 बजे तक क्लासेस हो। मैंने एक रिपोर्ट बनाई, कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक करवाने, कितने घंटे चाहिए, कितने सवाल करवाने, बना के उनके आगे रख दी। मैंने कहा देख लो भाई कितना सेशन है, प्लानिंग कर लो, अगर मुझे तुम 5 5 6 6 बजे फारिग करोगे, मैं कोर्स कब कंप्लीट करूंगा। उन्होंने देखा, हिसाब किताब लगाया, क्या बोला, बस माजिद की प्लानिंग सही है, अगर अगर भरोसा कर रहे हैं मेरे पे, अगर सर माजिद की प्लानिंग सही है तो वाकई में 6 बजे तक क्लास लगाने से इनका कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला, जहां जहां मुमकिन हो सर माजिद को 7 8 बजे तक क्लासेस में लगाते रहो। और मान लो क्लासेस लगाना भी शुरू कर दी। अब मैं दिल्ली दिल में क्या बोल रहा हूँ, बड़े आए थे 6 बजे फारिग करने वाले, समझ गया ना सर। अब मुझे अपना एक मामला चाहिए था, ये एक सिस्टम बना रहे थे कि 6 बजे के बाद क्लासेस नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्या है कि पूरे सिस्टम के साथ खेल लिया अपने आप को, जो मैं चाहता था उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो सिलेक्ट कोई अच्छी चीज नहीं है। जब सिलेक्ट डलते हैं बजट में तो बजट अपने असल जगह से हट जाते हैं, और फिर वो जो बनते हैं उनके जो रिजल्ट सामने आते हैं, ये वो रिजल्ट भी नहीं होते जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती थी। बेटा देखिए, आप सही कह रहा हो, इंक्वायरी किसने करनी है, जवाब दो। आपने कहा मैनेजमेंट ने, हमने क्या बोला, समझदार लोगों की मैनेजमेंट है। अब देखिए, मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात करना नहीं चाह रहा, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा सर गवर्नमेंट है, काम करती है, कोई भी काम होता है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी गवर्नमेंट के लोगों में से बन जाती है। अब एक जुमला लोग कह सकते हैं, मैं ओपनली बात नहीं कर रहा, यार वो खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट भी क्या नहीं है, समझ आए ना बेटा। और वही मामला था ना बेटा, तो लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। जब लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं तो फिर जब तक कोई वाकई में एक्चुअल चीज सामने ना आ जाए, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर, आपके बनाए हुए बजट के ऊपर एतबार कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के बजट्स हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए और उन्हें आपने बनाना है। आपके सिलेबस में सबसे पहले इन्होंने रखा है सेल्स का बजट, फिर प्रोडक्शन का बजट, फिर प्रोडक्शन करवाने के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है, और नॉर्मली 3 कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट एंड ओवरहेड की कॉस्ट। तो सबसे पहले बनता है डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट, फिर बनता है डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट। देखिए, यूजेज कुछ और है, परचेज कुछ और है। नॉर्मली पहले यूजेज का बजट बनता है, उसके बाद परचेज का बजट बनता है। देखिए, परचेज आप नॉर्मली नहीं कर सकते जब तक आपको यूजेज पता ना हो। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी अम्मी ने बोला बेटा रात के खाने के लिए रोटियां ले आओ। आपने ऐसे ही पूछा, अम्मी कितनी रोटियां ले आऊं। अम्मी क्या बोलेंगी, 2 मिनट दो। अम्मी ने ऐसे ही बोला, यार कोई भाई बोलकर गया है खाना बाहर खा के आएगा दोस्तों के साथ। अम्मी ने उसको माइनस कर दिया। फिर अम्मी ने बोला, कोई खाना बाहर से ऑलरेडी खा के घर में आया है। अम्मी ने उसको भी माइनस कर दिया। किसी के बारे में अम्मी ने बोला, या उसने कहा था मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा आज। अम्मी ने उसको भी माइनस कर दिया। अम्मी ने कहा सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं इस वक्त रोटी खाने में इंटरेस्टेड हैं, आप एक काम करो, 2 लोगों के दो के हिसाब से 4 रोटी लेकर आ जाओ। पहले यूजेज को देखा, उसको देखते हुए आपने क्या करा, अपने परचेज को करा।
आप निकलने ही वाले थे, अम्मी ने बोला भाई रुक जाओ, किसी मेहमान का अभी फोन आया है, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कम से कम 10 रोटियां उनके लिए भी चाहिए होंगी। आप एक काम करो, 4 रोटी पहले ला रहे थे, 10 रोटी और बढ़ा लो। अब आप इतनी रोटियां लेकर आ जाओ यूजेज को देखते हुए। ठीक है, आप रोटी की लाइन में लग गए। अम्मी का फोन आ गया, बेटा अभी अभी उन मेहमानों का फोन आया सर, आ रहे थे, ट्रैफिक बहुत शदीद जाम है, वापस घर जा रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे। अगर रोटी अभी तक नहीं खरीदी है, 10 रोटियां कम कर दो। यूजेज पे डिपेंड कर रहा है परचेजिंग। ठीक है सर। फिर सिर्फ मटेरियल खरीदने से तो चीजें नहीं बनती, प्रोडक्शन करवाने के लिए लेबर से भी काम करवाना पड़ता है। लेबर के 2 बजट आप सीखोगे। एक बनता है डायरेक्ट लेबर का आवर्स बजट, और एक बनता है डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बजट। कि आप जिस अरसे का बजट बना रहे हो, उस पीरियड में लेबर के कितने घंटे लग जाएंगे, जिसको हम बजटेड लेबर आवर्स भी कहते हैं। और उन घंटों के लेबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो हमारा कॉस्ट का बजट होता है। फिर चीजों को बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन ओवरहेड भी लगाने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। फिर हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बनता है, फिक्स ओवरहेड का बजट भी बनता है, वेरिएबल ओवरहेड का बजट भी बनता है। जब ये सारे बजट बनते हैं कॉस्ट के, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो आने वाले साल में 1 यूनिट कितने का बनेगा, बना नहीं है, बनेगा। हम उसको बजट कर रहे होते हैं खाली। फिर जो चीजें बनाओगे उनमें से कुछ बेचोगे भी। तो फिर हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बिकेगा अंदाजन उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी। फिर जो सामान बिकेगा वो आपको कमा के भी देगा। उसके लिए हम बनाते हैं बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल बीआईए के अंदर। फिर मैनेजमेंट ये भी देखना चाहती है सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे थे, तो आज से 1 साल बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। उसके लिए हम बनाते हैं बजटेड प्रॉफिट एंड सॉरी बजटेड बैलेंस शीट, सॉफक। और फाइनली इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें कैश चाहिए होता है। तो फिर बनता है वो बजट जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, कैश का बजट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है जो आपने एफ.ए. 1 में पढ़ी थी, ये कैश का बजट है फ्यूचर का। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो IS 7 के तहत बनती है, जिसके अंदर आप अपनी एक्टिविटी को 3 हिस्सों में तोड़ देते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश बजट ये बताता है कि जो कुछ आप सोच रहे हो, ये सब कुछ अगर वैसे ही हुआ, तो कहाँ कहाँ से कैश आने की उम्मीद है, इनफ्लो ऑफ कैश। कहाँ कहाँ वो कैश इस्तेमाल हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। इसमें कोई ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो साइड बनती है, इनफ्लो साइड और आउटफ्लो साइड। पेपर में सबसे ज्यादा या तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आया हुआ है, या कैश बजट का सवाल आया है। वो जब हमको बोल रहा था ना, ये तो मुश्किल सवाल आया है सितंबर 25 में, वो सवाल आपके पास कैश बजट का आया हुआ है। इन तीनों बजट को अगर आप देखो, तो ये तीनों बजट आपकी सारी एक्टिविटी की समरी होती है। अब क्योंकि सारी एक्टिविटी की समरी होती है, तो बास किताबों में इसको कहा जाता है इन तीनों को मिला के मास्टर बजट। इतना बड़ा सवाल आज तक तो पेपर में नहीं आया है जिसके अंदर सारे ही बजट एक साथ बनवाए जाएं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम एक दो सवाल ऐसे कर लेंगे जिसमें मास्टर बजट तक जाएं, यानी बैलेंस शीट तक अपने सवाल को लेकर जाएं। बैलेंस शीट बनाने वाला सवाल आज तक पेपर में एक ही बार आया है, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आया है, बीआईए में नहीं आया। लेकिन बार बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आइडिया मिल जाए फ्यूचर की बैलेंस शीट कैसे बनती है। देखिए मेरा भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबके। इंशाल्लाह अगली क्लास जैसे ही मैनेजमेंट लगाती है, हम इसकी प्रैक्टिस को शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज।